नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वीडियो 2025 का, यानी कि 2 नवंबर 2025 को जो आपका थोड़ी देर पहले अभी वीडियो का पेपर लिया गया था, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 89 सबसे पहला मैथ क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि इसको आपको हल करना है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखी थी और आपको इसको हल करना था। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो बेसिकली आप बात क्या है, नॉर्मल से सवाल है। वैसे ये बोर्ड मास के रूल से सॉल्व होगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं उन सबको आपको आपस में जोड़ लेना है। उसके बाद में जितने भी नेगेटिव वाले नंबर है उन सबको हम पॉजिटिव वाले नंबर के अंदर जितना भी समाया है उससे घटा देंगे। ठीक है, मतलब आसान सवाल है। अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहली संख्या 5.06 जो कि पॉजिटिव वाला नंबर है। उसके अलावा 3.9 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है 0.703, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 3, 6, 9, 7, 16, एक हाथ से लगेगी 5, 3, 8 और एक 9, यानी कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास यहाँ पर 9.663 जो है वो आपके यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। यानी कि 9.663 आपकी यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव वाली। बात करें नेगेटिव वैल्यू की तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.8 और यहाँ पर लिखा हुआ है 1.3472। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 7, 4, 8, 3, 11 और यहाँ पर वैल्यू बनेगी ये, यानी कि 2.1472 है ना। तो आपको 2.1472 को आपको यहाँ पर इसमें से घटाना है। घटाओगे तो यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर 0 मान सकते हो, तो आपके यहाँ पर वैल्यू बनेगी 8, यानी कि लास्ट में 8 वाला आएगा। तो ये आपकी 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, बचेंगे आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन। तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी कितनी कि 13 में यहाँ पर 12 में 7 गए तो 5, उसके अलावा फिर वैल्यू बनेगी 1, उसके अलावा वैल्यू बनेगी यहाँ पर 5, फिर वैल्यू बनेगी 7, 7.5158, यानी कि ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल था, इसमें कर लिया होगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि भिन्न आपको दे रखी थी 7/11, 8/15 और 5/9 दे रखी थी और 11/17 दे रखी थी। इसमें आपसे अब बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न जो इन सभी में से है, उन दोनों का आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है, यानी कि गुणनफल बताना है। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इनमें से 2 छोटी, यानी कि एक छोटी सबसे छोटी और सबसे बड़ी वाली भिन्न को आपको छाँटना पड़ेगा, कौन सी सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन-सी है। तो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आपको करना है, सबसे पहले इन सभी भिन्नों को लिख देना है। तो 7/11, 8/15, 5/9 और उसके अलावा फिर बच रहा है आपके पास यहाँ पर 11/17। तो आपको करना है, इन सब में सबसे पहले सबसे छोटी बिन ढूँढते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले छोटी बिन ढूँढने के लिए आपको करना है, आपस में इन सबको ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन रही है, 15 × 105 और यहाँ पर वैल्यू बन रही है 11×88। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, आप बोलेंगे इन दोनों में से बड़ा तो ये है और छोटा ये है, यानी कि ये छोटी बिन है किससे, 7/11 से छोटी बिन कौन सी है, 8/15 है। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब हमें 8/15 को औरों से भी कंपेयर करना है। अगर मैं ऐसे ही इसमें देखूँगा तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बनेगी, 9/8 और यहाँ पर वैल्यू बनेगी 15/5 75, यानी कि जो 8/15 वाली वैल्यू है वो अब भी छोटी है, यानी कि 5/9 से भी छोटी है। ठीक बात है। अब हमें चेक करना है किसको, अब हमें चेक करना है 11/17 से छोटी है या बड़ी है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 17 को 8 से इंटू करता है और 15 को 11 से इंटू करता है। 17 इंटू कितना होता है, आप बोलेंगे 856, यानी कि 136 होता है। और 15 इंटू 11 करूँगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी कितनी, 246। ठीक है, यानी कि 226 बनेगी, है ना। मतलब आप समझ सकते हो 225 इस प्रकार से बनेगी। यानी कि साफ सी बात ये है कि 8/15 जो है वो हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया, यानी कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आप बोलेंगे 8/15 होगी। ठीक बात है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो आपको सबसे बड़ी भिन्न निकालने की जरूरत नहीं है। जो भी आंसर आएगा वो 8/15 से तो कटने वाला होगा। अगर 8/15 से कटने वाला होगा तो आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 7/17 तो आंसर हो ही नहीं सकता। 8 तो आगे ऊपर, लेकिन नीचे बट्टे में 27 के साथ सकता है। 5 का मल्टीपल भी होगा तो ये ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता। बच गया आपका केवल और केवल ऑप्शन ए, यही आंसर है। मैं आपको सबसे बड़ी भिन्न भी बता देता हूँ कैसे निकालनी है। सेम चीज़ है, बस आपको सबसे बड़ा जो है प्रोडक्ट ढूंढना है बना यहाँ से। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बन रही है, आप बोलेंगे यहाँ पर 15 × 7 105 और 11/88, यानी कि साफ सी बात है 7/11 इन सब में इससे तो बड़ा है। 8/15 से तो मतलब बड़ी भिन्न है ना। अब हमें 5/9 से कंपेयर करना है। तो 5/9 से कंपेयर करते हैं तो 5/9 का अगर मैं 7/11 के कंपैरिजन में देखूंगा तो देखो इनसे कोई मतलब नहीं है मुझे। 5 बटे यहाँ पर लिखा हुआ है 9, अगर 9 को 7 से इंटू करेंगे, 9 7 63 और 11 5 55, तो 63 जो है 55 से बड़ा होता है, यानी कि ये वाली भिन्न अब भी बड़ी है 5/9 से, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब हमें 7/11 और 11/17 का कंपेयर करना है, बताना है कि कौन सी बड़ी भिन्न है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 17 से कितना होता है 119 और 11 × 11 कितना होता है 121। तो 119 बड़ा होता है 121 बड़ा होता है, आप बोलेंगे 121 बड़ा होता है, यानी कि ये बड़ा भिन्न है ना। 7/11 से बड़ी भिन्न कौन सी, 11/17। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, इंटू कर देना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई और ये सब छोटी भिन्न हो गई, हमने दोनों निकाल दी। आप इन दोनों को जैसे इंटू करेंगे तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर देगा। ठीक बात है यहाँ तक। देखो आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा सा आपको ढूंढना आना चाहिए, है ना। और ऐसे आपका ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो आपको टाइम लगेगा, है ना। अगर आप डायरेक्ट भाग दोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें पॉइंटों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया था
जब किसी भिन्न के अंश में 15% कम कर दिया जाए और हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न जो है 2/9 हो जाती है। तो मूल भिन्न कितनी है? देखो कैसे बताओगे? मान लो कि मूल भिन्न की वैल्यू x थी अंश की और हर की वैल्यू y थी। अब आपने 15% कम किया है, यानी कितना कम किया है? आप बोलेंगे मूल भिन्न आपकी 85% बची होगी, ठीक बात है। और हर कितना बचा होगा? आप बोलेंगे 10% कम किया है, यानी कि 90% बचा होगा। और इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है एलसीएम में, यानी कि रेशियो में कितनी आ रही है? 2/9 आ रही है। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग ये बोल रहा है 2/9 भिन्न हो जा रही है, ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज से आपका यहाँ पर परसेंटेज कट गया, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 9 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, ये 17 बार कटेगा। और ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा, यानी कितना वैल्यू बनेगी आपके पास यहाँ पर x बटा वाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4/17 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। देखो आसान सवाल था ये वाला भी, 4/17 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। आसान सवाल था, ये आराम से कर लिया होगा वन थ्रू में, यानी कि एक बार में निकाल दिया होगा, आपको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि अगर आपने ये वाला पैटर्न नहीं सॉल्व किया तो आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। और मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जा रहा है कि किसी एक ब्रांड की चाय का मूल्य 8% घटने पर अजय जो है 460 रुपये में 125 ग्राम मात्रा जो है अधिक खरीद पा रहा है, तो चाय का घटा हुआ मूल्य बताना हमें। यानी कि चाय की जो रिड्यूस वैल्यू है, यानी कि चाय का जब हमने 8% वैल्यू घटा दी है मूल कीमत से, तो उसके पास जो है उसकी घटी हुई कीमत कितनी आई है वो हमें बतानी है। तो कैसे सॉल्व करोगे? मान लो कि चाय का सबसे पहले जो यहाँ पर प्राइस था वो एक्स था, अभी घटा दिया हमने कितना 8%, यानी कि चाय की वैल्यू कितनी बनी होगी? आप बोलोगे 0.92 एक्स बची होगी, है ना? इतना ही मान बना होगा, ठीक है, ऐसे मान लो। या फिर अगर आप 100 से सॉल्व करना चाहते हो तो 100 भी कर सकते हो, है ना? मान लो कि शुरू में जो चाय की कीमत है वो 100 है और 8% घटाने के बाद में 92 हो गई, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये मेथड बताता हूँ, इससे आपको मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इतना, ठीक है। तो ये इतनी कीमत थी। अब 460 रुपये में मान लो कि एक्स जब कीमत थी, तो वो इतने किलो चाय खरीद पा रहा होगा, ठीक बात है। अभी जब चीज़ें की रेट घट जाती है तो हम क्वांटिटी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है। तो 460 रुपये में अब जो है वो कितनी क्वांटिटी ज़्यादा खरीद पा रहा है? आप बोलेंगे 125 ग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा है। 460 रुपये में 125 ग्राम कब ज़्यादा खरीद पा रहा है? जब उसने 8% वैल्यू कम कर दिया, यानी कितनी वैल्यू पे माल खरीद रहा है? आप बोलेंगे 0.92 एक्स पे खरीद रहा है। इन दोनों के बीच का है, यानी कि इन दोनों के बीच की क्वांटिटी का अगर मैं अंतर निकाल रहा हूँ तो मेरे पास 125 ग्राम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ग्राम को हमें किसमें बदलना पड़ेगा? किलोग्राम में, तो 1000 का भाग दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक बात है, क्योंकि किलोग्राम में आपसे आंसर पूछ रहा है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स निकालना है, यानी कि जब उसने कीमत नहीं घटाई थी उससे पहले उसका अंकित मूल्य था क्या था, उसका सेलिंग प्राइस क्या था, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको सॉल्व करने के लिए आपको इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 0.92 एक्स। ठीक बात है? मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ जिससे आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। 0.92 एक्स अगर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 460, ऊपर दोनों में कॉमन आएगा और यहाँ पर वैल्यू कितनी बनेगी? आप बोलेंगे एलसीएम लेने पर यहाँ पर एक बार जाएगा और यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 0.92 एक्स। ठीक बात है? और आपके पास यहाँ पर बराबर में चल रहा है 125/1000। ठीक है? तो आप आपको इसको सॉल्व करना है और इसको हटा सकते हो आप, इसका कोई काम नहीं है अब, है ना? तो 460 आपको ऊपर आ जाएगा, ऊपर वैल्यू बनेगी 1 में से अगर 0.92 घटाओगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 0.08 और नीचे वैल्यू बनेगी 0.92 एक्स बराबर कितनी वैल्यू बनेगी 125/1000। 125 से अगर 1000 को काटोगे तो 8 बार कट जाएगा पूरा-पूरा, ठीक है? काट लेना आराम से, ये वैल्यू बनेगी, ठीक है? अब आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर 0.08 लिखा हुआ है, नीचे 0.92 लिखा हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी। अब आपको काटना है तो 92 से अगर आप 460 को काटोगे 5 बार कट जाएगा, ठीक बात है। और 8 5 कितना होता है? 40 होता है और 40 सट्टे कितना होता है? आप बोलेंगे 320 होता है। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर? 320 रुपये पर केजी आ जाएगी। अब ये 320 रुपये पर केजी कब आई है? जब उसने कीमत नहीं घटाई थी। लेकिन क्वेश्चन में आप आंसर 320 मत लगाया ना, क्योंकि यहाँ पर 320 जो है वो दे रखा है, लेकिन ये घटी हुई कीमत नहीं है, ये मूल कीमत थी जब उसने घटाई नहीं थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में घटी हुई कीमत पूछ रहा है, तो घटा हुआ मूल्य कितना है? आप बोलेंगे 320 रुपये तो हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस था जब उसने कीमत नहीं घटाई थी। घटाने के बाद में घटाया कितना है उसने? आप बोलेंगे 8% घटाया है। तो वैल्यू कितनी बची होगी? आप बोलेंगे 92% बची होगी। यानी कि 320 का हमें कितना निकालना है? 92% निकालना है कि नहीं निकालना? निकालना है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, है ना? अब आपको इसको सॉल्व करना है, यानी कि 32 इंटू 92 करना है। ठीक बात है ना? 32 इंटू क्या करना है? 92 करना है। सॉल्व करता है, 2 दूनी 4 होता है, 32 दूनी 64 होता है ना? 9 दूनी 18 होता है, एक हाथ से लगी, 9 27 एक 28, यानी कितनी वैल्यू बनेगी? 4 8 से 14। उसके अलावा यहाँ पर वैल्यू बनेगी 29, यानी कितनी वैल्यू बन जाएगी आपके पास यहाँ पर? 2944/10 आ जाएगी, है ना? क्योंकि बटे में 10 बच रहा था तो इसका भाग दोगे तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 294.4, 294.4, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक बात है? आसान सवाल था ये वाला भी, लेकिन थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है, यदि किसी एक आयत की भुजाओं में जो अनुपात है वो 5:3 है। क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर
तो आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। यदि आयत की भुजा की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए और दूसरी भुजा 40% वृद्धि कर दी जाए, तो नया आयत का परिमाप कितना होगा? देखो, आयत का परिमाप कितना होता है? आप बोलेंगे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 80। और दोनों का रेशियो कितना है? 5:3। मान लेते हैं हम जो है लंबाई कितनी है? 5x है और ऊँचाई मतलब जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 3x है। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू रखूँगा लंबाई और चौड़ाई की, तो आपके पास कितनी वैल्यू बनेगी? 8x × 2 बराबर 80। काटोगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा 10 बार और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, है ना? तो यानी कि उसकी लंबाई कितनी रही होगी? आप बोलेंगे 25 और ऊँचाई कितनी होगी? मतलब इसकी चौड़ाई कितनी रही होगी? देखो ये हो गई इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी रही होगी? आप बोलेंगे 5 तिके 15, 15 रही होगी। ठीक बात है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आयत की भुजा की लंबाई जो है ना? वो 20% बढ़ा दी जाए, यानी कि 25 का अगर आप 20% बढ़ाओगे ना, तो ये वैल्यू बन जाएगी 30। 25 का 20% कितना होता है? आप बोलेंगे 5 होता है। ठीक है? 25 का 20% कितना होता है? पा 25 दू 25 दूनी 50 यानी कि 5 होता है, तो आपकी 30 बढ़ जाएगी। और दूसरी भुजा 40% बढ़ाई जाती है, यानी कि 15 का अगर आप 40% बढ़ाओगे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी? आप बोलेंगे 15 और 6 21 हो जाएगी। ठीक बात है? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आपसे यहाँ पर कि अब उसका जो है नया परिमाप बताना है, तो नया परिमाप कैसे निकालोगे? नया परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है 2 की जगह 2, लंबाई की वैल्यू कितनी है? 30 और चौड़ाई की वैल्यू 21, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी? 51 और 51 × 2 कितना होता है? 102, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है? अगले पे चलते हैं। अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर 1.1 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से परस्पर विपरीत दिशा में दौड़ रही है, तो दोनों रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना है? देखो, आपको पता होगा कि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसका आंसर कैसे निकालना है। आपको टाइम बताना है, तो टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों रेलगाड़ी की जो आपकी चाल है उसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि विपरीत दिशा में दौड़ रही है। उसके अलावा उनकी दोनों की लंबाइयों का योग करना पड़ेगा। दोनों की लंबाई का अगर योग करोगे तो 1.1 और 0.9 को जोड़ोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? आपके पास यहाँ पर 2 किलोमीटर आ जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है? आप बोलेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ जाएगी? रिलेटिव चाल आ जाएगी, सापेक्ष चाल आ जाएगी, है ना? तो आपका टाइम आएगा ये। लेकिन ये टाइम किसमें आया है? घंटे में आया है ना? क्वेश्चन में। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि समय जो है सेकंड में हमें बताना है, तो ये घंटे में आया, घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा। यानी किससे इंटू करना पड़ेगा? आप बोलेंगे इंटू 60 और इंटू 60 से करना पड़ेगा। ठीक बात है? 1 0 से 1 0 काट दो, 15 से काटोगे 4 बार कट जाएगा और यहाँ पर वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास? 6 छके 24, 24 दूना कितना होता है? 72। ठीक है? 24 दूना कितना होता है? सॉरी 24 दूना 48 होता है, तो 48 जो है होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि बाहुबली जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे वो बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति जो है अपनी कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो वह अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है। और यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो भैया वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है ना? दोनों में देरी से पहुंच रहे हैं। जब चीज़ें सेम होती है ना, तो आपस में जो टाइम होता है वो घट जाता है। ठीक बात है? तो यदि वह समय पर कार्यालय पहुंचना चाहता है, तो उसकी कार्य मतलब कार की गति कितनी होनी चाहिए, वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है? ठीक बात है? ठीक है। अब देखो, आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या? टोटल दूरी बतानी पड़ेगी कि उसका कार्यालय उसके घर से कितनी दूरी पर है। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना है? साफ-सी बात है कि मान लो कि उसका कार्यालय x दूरी पर है। जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, तो उसको ज़्यादा देर लग रही है। और जब 40 की स्पीड से आ रहा है, तो उसको कम टाइम लग रहा है, लेकिन 5 मिनट देर लग रही है। यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? रिलेटिव टाइम आ जाएगा 10, 10 मिनट का आ जाएगा। मिनट को अगर घंटे में बदलूँगा तो इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है? तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ पर एलसीएम x कॉमन ले लो, यहाँ पर वैल्यू बनेगी कितनी? 120 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 4 माइनस का 3 यानी कि 1 बच जाएगा। बराबर में कितना बचेगा? 1/6, है ना? तो आपकी वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पर? 1/6 आ गया। तो इसे काटोगे 20, यानी कि उसका घर से उसका कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है? आप बोलेंगे 20 किलोमीटर है। ठीक बात है? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन में आपसे अब बोला जा रहा है कि यदि उसे कार्यालय टाइम पर पहुँचना है, तो कार की गति कितनी होगी? अब देखो, 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है ना? मतलब हमें सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है? आप बोलेंगे देखो, चाल बराबर क्या होता है? चाल आपको निकालनी है, बराबर कितना होता है? दूरी बटा समय। यानी कि हमें दूरी तो पता है 20 किलोमीटर है, लेकिन समय नहीं पता ना कितने टाइम में उसको एग्ज़ैक्ट टाइम में जब वो पहुँच सकता है। ठीक है? तो चाल हमें निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले समय निकालना पड़ेगा। समय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 20 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितने घंटे में तय कर लेगा? आप बोलेंगे 30 मिनट में तय कर लेगा। 30 मिनट में तय कर लेगा, ठीक बात है। अब 30 मिनट में भी तय कर रहा है, तब भी वो 5 मिनट देरी से पहुँच रहा है। यानी कि उसको टोटल कितने मिनट में ये सफ़र तय करना था? आप बोलेंगे 25 मिनट में तय करना था। देखो, अगर आपने कंसेप्ट यानी कि अगर आपने पढ़ाई की है, तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे बोल पा रहा हूँ और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो आपको पता होगा कि उसको 20 मिनट में, है ना, 20 किलोमीटर में
कि दूरी 25 मिनट में तय करनी है, ठीक बात है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। देखो, अगर आपको 20 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर 25 मिनट में तय करनी है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में आपकी चाल कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो मिनट को सबसे पहले घंटे में बदलने के लिए बटे में 60 करूँगा और 60 क्या आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक बात है। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है इसको, बस आपका आंसर आ गया। अगर काटेंगे तो देखो, है ना, यहाँ पर एस लिख दो इसको, 6 दूनी 12, 1200 बटा 25 लिख दूँ मैं इसको, ठीक है। काटेंगे इसको तो 25 चौके 100 होता है और 25 अठे 200 होता है, यानी 48 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ये आंसर है, ठीक है। थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे अब बोल रहा है कि ए और बी ने 4:5 के अनुपात में निवेश किया, है ना, और 3 महीने बाद ए ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया और बी ने भैया 1/5 भाग निकाल लिया। 10 महीने बाद उनका जो प्रॉफिट हुआ वो 6080 हुआ, तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखो, मान लो कि 4:5 में इनका क्या था, अनुपात था, यानी कि 4 रुपये इसने लगाए और 5 रुपये इसने लगाए, ठीक बात है। अब देखो 3 महीने तक तो इसने कितने, 3 महीने बाद जो है ए ने 1/4 भाग निकाल लिया और बी ने 1/5 भाग निकाल लिया, दोनों ने निकाला ही है, इन्वेस्ट किसी ने नहीं किया। तो देखो 3 महीने तक तो इन्होंने 4-4 रुपये पड़े रहने दिए अपने अकाउंट में, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब जब इसने तीसरा महीना निकल गया, मतलब 3 महीने तक तो मतलब रखे रहने दिए वो 4 रुपये, उसके बाद में जैसे ही चौथा महीना आया वैसे इन्होंने 1/4 भाग निकाल लिया, यानी कि अब पैसे कितने बचे इनका अकाउंट में, आप बोलेंगे 3 रुपये बचे। कितने महीने तक के लिए इन्वेस्ट किया, आप बोलेंगे 10 महीने तक के लिए, लेकिन 7 महीने अब बचे, 7 महीने, क्योंकि 3 महीने तो शुरू के निकल गए, यानी कि ये 3 रुपये 7 महीने तक के लिए लगा रखे। इस भाई साहब ने, बी भाई साहब ने 1/5 भाग निकाल लिया, यानी कि 1 मतलब 5 रुपये का 1/5 भाग कितना होता है, आप बोलेंगे 1 रुपये होता है, यानी कि 1 रुपये निकाल लिया, बच गए कितने रुपये, 4 रुपये। 4 रुपये कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, आप बोलेंगे 7 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद की बात चल रही है, ठीक बात है, ठीक है। तो इनका जो प्रॉफिट का रेशो होगा वो इसी रेशो में होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो 4 तिके 12 और 7 तिके 21, 12 और 21 कितना होता है, आप बोलेंगे 33 होता है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो 5 से 15 और 7 चौके 28, 15 और 28 कितना होता है, आप बोलेंगे 28, और 2 कितना होता है 30, 30 और 13 कितना होता है, आप बोलेंगे 30 और 13 43, ठीक है, 30 13 43 होता है। तो आपके ए और बी का जो प्रॉफिट का रेशो आएगा वो 30:43 आएगा, ठीक बात है ना। 30:43 जो आ जाएगा वो ए और बी का रेशो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। अब आपको 33 और 43 में जो है ये प्रॉफिट बांटना है कितने का, 6080 का। 6080 जो है वो 6080 जो है 33 और 43 का टोटल प्रॉफिट, यानी कि कितने की वैल्यू है, आप बोलेंगे 76 की वैल्यू है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 1 लाख बताओ, 1 लाख कितना है, आप बोलेंगे 33 यूनिट है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ये यहाँ पर किससे कटेगा, आप बोलेंगे 19 से कट जाएगा। देखो 19 चौके 76 होता है, 19 3 57 होता है, 19 दूना 38, ये बार कट गया। इससे काटेंगे 80 बार कट जाएगा। तो आपको 80 इंटू 33 करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप बोलेंगे 8 तिके 24, यानी कि 2640 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है ना। बेसिक सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अखिलेश ने कुछ राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में प्रत्येक 46,305 का में लौटा दिया। यदि 5% की दर से ब्याज वसूला गया है तो उधार ली गई राशि कितनी है। देखो, साफ सी बात क्या है कि उसने 3 वार्षिक किस्तें ली और 5% के हिसाब से समान ब्याज दर पर। तो 5% का मतलब कितना होता है, आप बोलेंगे 1/20, यानी कि 20 का माल 21, है ना। यानी कि अगर ये प्रिंसिपल रहा होगा तो ये अमाउंट रहा होगा, है ना। तो आपको पता होगा कि किसका कंसेप्ट कैसे सॉल्व करते हैं, किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 20 का 21, 3 वार्षिक किस्तें लिए तो 20 से 21 और 20 से 21, है ना, 20 से 21। लेकिन यहाँ पर क्यूब चलता है, यहाँ पर स्क्वायर चलता है और यहाँ पर स्क्वायर चलता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तीनों किस्तें बराबर थी, तो ये किस्तें तो अलग अलग हो रही है, हमें इन तीनों को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 21 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक बात है। और यहाँ पर 21 इंटू करना पड़ेगा और बाकी में नीचे वाले में तो 21 का क्यूब वही है, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक किस्त जो थी वो 46,305 की थी और प्रत्येक किस्त का अमाउंट कितना है हमारा, 21 का क्यूब है, ठीक बात है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 46,305 इनडायरेक्टली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कितने की वैल्यू है, आप बोलेंगे 21 का क्यूब, यानी कि 21 इंटू 21 इंटू 21 की वैल्यू है। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे, हमसे बोला जा रहा है कि उधार ली गई राशि कितनी थी, तो उधार ली गई राशि कितनी होगी, आप बोलेंगे इसका सॉल्व करने पर आएगी, यानी कि 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441 इंटू 20 कितना होता है, आप बोलेंगे 441 इंटू 20, यानी कि यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी कितनी, 882, है ना, 8820 आ जाएगी। 21 इंटू 20 का स्क्वायर यानी कि 400, यानी कि 21 चौके 84, यानी कि यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 8400, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है और मैं थोड़ा ऐसे लिख पाता हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना इसको। 8000 आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू बनेगी 0, यहाँ पर वैल्यू बनेगी 2, यहाँ पर आ जाएगा 8 4, 8 4 12 और 8 3 24 1 25, यानी कि 25 220 की वैल्यू बतानी है हमें, है ना। तो 25 220 को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 25 220, ठीक है। बस इसको हटा दो, बस आपको उसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, एक बार बस।
अब 21 से काटेंगे तो देखो 21 दो 42 होता है, यहाँ पर वैल्यू बनेगी 4 3 21 दो 42 105 यानी कि 21 पंजे 105। ठीक बात है। इसको और काटता है 21 से कम 21, यहाँ पर वैल्यू बनेगी 105, है ना। 21 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको सॉल्व करना है 25 220 इंटू 5, यानी काटेंगे तो इसको यहाँ पर वैल्यू बनेगी 1 5 10 11, एक हाथ से लगी, उसके अंदर 25 पंजे 125 126, है ना। 126 और 100, ये ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपने अगर किसका कंसेप्ट पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आसान सवाल था ये भी, है ना। किसका कंसेप्ट पढ़ा होना चाहिए, जिसने नहीं पढ़ा भाई साहब दावे के साथ बोल सकता हूँ बना ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को। अगले पे चलता है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास यहाँ पर 98वां जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि एक्स की पावर 8 माइनस का 1 और एक्स की पावर 4 प्लस का 2x क्यूब माइनस का 2x माइनस का 1 का HCF कितना होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, यानी कि HCF कितना होगा, है ना। यानी कि इसको बोल सकते हैं महत्तम समावर्तक कितना होगा, है ना। कि इसका आपको ऐसे निकालना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको करना है, सबसे पहले इस टर्म को देखना है और इस टर्म को देखना है कि इन दोनों में से कौन सी टर्म जो है कॉमन है। सबसे पहले मैं इस वाले टर्म को देखता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x4 माइनस का 1, मैं इसको थोड़ा रीएडजस्ट कर रहा हूँ, 2x का क्यूब माइनस का 2x, इस प्रकार से लिख दिया मैंने इसको। तो इसको तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, आप बोलेंगे इसको इस प्रकार से तोड़ दूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक बात है। और यहाँ पर क्या ले सकता हूँ कॉमन, आप बोलेंगे 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 तो कॉमन आ गई, और यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x। ठीक है, कॉपी में करोगे आराम से बन जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा-सा अब और रीएडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आ गया, और यहाँ पर ये जो बन रहा है वो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो यानी कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं इसकी, है ना। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के फॉर्मूले से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख दूँ, x4 माइनस का 1 x4 प्लस का 1। और अगर मैं इसको और तोड़ना चाहूँ तो इसको और भी तोड़ सकता हूँ। क्या तोड़ सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर माइनस का 1। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो बस आप अब इन दोनों टर्म में देख के को कॉमन बताओ कि इन दोनों में टर्म में कॉमन क्या है। तो आप बोलेंगे ये वाला टर्म कॉमन है बस। तो ये आंसर है, ये इसका एचसीएफ है। ठीक है, तो समझ आया होगा। तो इसका ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। किस प्रकार से होगा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला बोल रहा है आपसे, यहाँ पर अंसा सुनीता को 30 रुपये देती है। अंसा ने दिए 30 रुपये, किसी को दिए, सुनीता को दिए, यानी कि सुनीता के पास 30 रुपये ज़्यादा हो गए। तो सुनीता के पास हंसा के पास से बचे हुए धन का दोगुना हो जाएगा। सुनीता के पास जो टोटल धन बच रहा है वो हंसा के पास उपलब्ध धन से कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी 2h हो जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 2h माइनस का एस बराबर कितनी वैल्यू बनेगी, 3 6, और यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 90। ठीक है, तो पहले इक्वेशन सॉल्व करने पर ये आंसर आ रहा है। पहले इक्वेशन मतलब सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। दूसरे पे चलता है, यदि सुनीता अंसा को 10 रुपये दे देती है, यानी कि सुनीता के पास से 10 रुपये कम हो गए और अंसा के पास 10 रुपये ज़्यादा आ गए, तो अंसा के पास सुनीता के पास बचे हुए धन का तिगुना हो जाएगा। तो अंसा के पास इतना धन बचा हुआ है और ये सुनीता के पास बचे हुए धन का तिगुना हो जाएगा, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी h माइनस का 3s, और यहाँ पर माइनस का 30, और यहाँ पर माइनस का 40, ये गलती थी। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 40 आ जाएगा। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर के पास कितनी धनराशि है वो आपको सॉल्व करना है, इनकी एच की वैल्यू निकालनी है। तो आपको एस को खत्म करना पड़ेगा। एस को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से इंटू कर लो, तो आपको वैल्यू बनेगी यहाँ पर 6h, है ना। यहाँ पर वैल्यू बनेगी 6h माइनस का 3s बराबर 9×3=27, 270। ठीक है, आप जैसे इसको काटोगे, काट दो इसको, है ना, इस इक्वेशन को। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है तो काट लो आराम से, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पर काटोगे ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। काट लो इसको, 6 में से 1 गया तो 5h, यहाँ पर वैल्यू बनेगी 27 4 31, यानी कि 310, ये वैल्यू आ जाएगी। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर एच की वैल्यू आ जाएगी 62। ठीक है, सॉल्व करने पर 62 आ जाएगी, क्योंकि 5 से काटेंगे इस 10 को तो 2 बार कट जाएगा, 31 दूना 62, यानी 62 आंसर। ठीक है, थोड़ी गलती सबसे होती है तो मेरे से भी हो गई। अगले चलता है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 4080 को अजय और विजय में इस प्रकार से बांटा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 10 वर्ष पश्चात अजय को मिलने वाली कुल धनराशि 11 वर्ष पश्चात विजय को मिलने वाली कुल धनराशि के बराबर है। तो ब्याज अगर 4% है तो भैया बताओ कि अजय का भाग कितना है। देखो कैसे बताओगे इस क्वेश्चन को। मान लो कि 4080 जो रुपये है वो हमें बांटने, ठीक बात है ना। मान लेते हैं कि अजय का भाग जो है वो ए है और जो विजय का भाग है वो वी है, ठीक बात है ना। तो अब हमें बताना है कि कितना भाग है। अब अजय को कुछ रुपए मिला होगा, A रुपये मिला है, और विजय को 20 रुपये मिले होंगे। अब दोनों की रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो तो बराबर है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बराबर मिलेगा, यानी कि परसेंटेज बराबर है ना। तो 4% का मतलब कितना होता है, आप बोलेंगे 1/25। अगर ब्याज समेत मिश्रधन में निकालूँ तो इनको जितने भी साल के बाद में पूछ रहा है वो ब्याज समेत इतना रुपये मिलेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, 26/25। अजय ने कितने दिनों के लिए, यानी कितने वर्षों के पश्चात मिलेगा, आप बोलेंगे 10 वर्ष पश्चात मिलेगा, तो अजय की पावर 10 आ जाएगी।
विजय के हिसाब से देखेंगे तो विजय को 26/25 के हिसाब से कितने साल में मिलेगा, आप बोलेंगे 11 साल में मिलेगा। ठीक है, और इन दोनों के पास जितना भी ब्याज आएगा, है ना, वो दोनों के पास फाइनल अमाउंट बराबर होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन बोल रहा है जो मैंने लाइन यहाँ पर मैथमेटिकली लिख दी है। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो A/B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे यहाँ पर देखो ये 10 है पावर और ये 11 पावर है, तो पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू बनेगी 26/25। ठीक बात है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में बोला है कि अजय का भाग कितना है। अब देखो टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, आप बोलेंगे 26 और 25 यानी कि 4080। मतलब कि 26 और 25 कितना होता है, आप बोलेंगे 26 और 25 तो हमारे पास होता है 51। और 51 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखी है, आप बोलेंगे 4080 दे रखी है ना, 4080 दे रखी है। और आपसे यहाँ पर किसका भाग बोल रहा है, आप बोलेंगे अजय का भाग बोल रहा है 26। ठीक है, तो आपको उसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो 80 बार कट जाएगा। और 26 अट्टे कितने होता है, 8×48 यानी कि लास्ट में 8 आएगा, ये आना चाहिए। 26 अट्टे कितने होता है, 8×48 4 80 लेगी 8 दूनी 16, सॉरी 2020 आएगा ना, 2020 आएगा। 80 × 26 करेंगे ना तो आपका 2020 आंसर 2080 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आसान सवाल था लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर, यदि किसी धनराशि पर 10% के हिसाब से 1.5 साल के लिए ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 244 है। तो बोला जा रहा है कि धनराशि ज्ञात करो। देखो दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या तो आप फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर, या फिर आप ट्री मेथड से लगा सकते हो। मैं आपको है ना ट्री मेथड के हिसाब से बता देता हूँ तो वो आपका आसान पड़ जाएगा, नहीं तो मैं फॉर्मूला बता सकता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला बताते हैं, चलो फॉर्मूले में आसानी पड़ेगी, है ना। देखो आपको सबसे पहले डेट वर्ष दे रखा है, आपको पता होगा कि जब भी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कोई चीज़ होती है तो हम उसमें टाइम दुगना कर देते हैं। तो 1.5 साल का कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 3 साल हो जाएगा। और रेट ऑफ परसेंटेज जो होती है वो आपके आधी जाएगी, तो यहाँ पर रेट ऑफ परसेंटेज कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 5% हो जाएगी। ठीक बात है। अब देखो आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का फॉर्मूला पता है, आप बोलेंगे अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है 244, 244 बराबर रख दो। बराबर में क्या होता है, आप बोलेंगे मूलधन पी जो कि हमसे पूछ रहा है, R/100। रेट ऑफ परसेंटेज कितना है, आप बोलेंगे 10%, लेकिन ये अर्धवार्षिक से हुई थी इसलिए 5% हो गया, यानी कि 5% मतलब 1/20। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में क्या था, आप बोलेंगे 3 + R/100 यानी कि कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 3 + R/100 यानी कि 5%, 5% यानी कि 1/20, है ना, 1/20 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 61/20। ठीक है, आपको इसको काटना है, इसको काटोगे तो 4 बार कट जाएगा। ये तो आसान सवाल था। यहाँ बच जाएगा देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे 400 होता है। इसको काट दो यहाँ से 1/400, ये वैल्यू बनेगी 4 दूनी 8, 8 चौक 32 यानी 32,000 आंसर है। ऑप्शन ही करेक्ट है। आसान सवाल था, पी की वैल्यू पूछ रहा था, मूलधन वही आंसर है ना, 32,000 आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है। देखो विक्रय मूल्य क्या होता है, आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस होता है। क्रय मूल्य कितना होता है, आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस होता है। इन दोनों का 5/4 गुना यानी कि 5/4 है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, वो मैं लिख दिया यहाँ पर। तो लाभ परसेंटेज बताओ, अगर आपने 4 की चीज़ 5 में बेच दी तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, आप बोलेंगे 25% का होगा। कैसे निकालोगे, देखो एक का प्रॉफिट हुआ कितने पर, आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100, ये आ जाएगा 25%। ठीक है, आसान सवाल था, बेहद आसान सवाल था। अब तक के जितने भी सवाल थे उसमें सबसे आसान ये था। अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर, यदि एक दुकानदार ने कुल 60,000 रुपये में 2 वस्तु खरीदी, उसमें से एक वस्तु को उसने 25% के लाभ पे बेचा और दूसरे पर 15% की हानि हुई, और इसे इस प्रकार से टोटल मिलाकर 4% का लाभ हुआ, तो बोल रहा है कि लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको एलिगेशन मेथड आना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। मान लो कि एक वस्तु ए थी और दूसरी वस्तु बी थी, है ना। पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा यानी कि 25% आ जाएगा, दूसरे को 15% की हानि पर बेचा यानी कि 15% आ जाएगा। ये सब चीज़ें परसेंटेज में चल रही है। ओवरऑल जो लाभ हो रहा है वो 4% का हो रहा है। अगर मैं ऐसे रेशियो निकालूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, अगर मैं 4 में से 15 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे 19% बन जाएगी। अभी 19 कैसा है मैं बता देता हूँ, 4 माइनस का -15 करूँगा तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। और 25 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे 21 बनेगी। तो इन दोनों के बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 19:21, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने माल कितने में खरीदा था, टोटल दोनों वस्तु कितने में खरीदी थी, आप बोलेंगे 60,000 में खरीदी थी। और दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे अकॉर्डिंग, आप बोलेंगे 19:21 यानी कि 19 + 21 यानी कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 की वैल्यू कितने दे रखी है, आप बोलेंगे 60,000 दे रखी है। ठीक बात है यहाँ तक। ठीक है, तो बोल रहा है कि लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो लाभ पर कौन सी वस्तु बेची हमने, ए वस्तु, ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, आप बोलेंगे 19 है, तो 19 से इंटू कर दो बस, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो देखो मैं इसको थोड़ा साइड में लिखता हूँ जिससे जो है ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी हो। ऐसा आ जाएगा, इससे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 1500 बार कटेगा। 1500 इंटू 19, तो 2 0 लास्ट में आएंगे आएंगे सब में, ये तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। 30,000 आंसर कभी नहीं हो सकता। 9×5 = 45, लास्ट में 5 होगा यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यूनिट डिजिट मैंने देख लिया कि 5 को अगर मैं 9 से इंटू करूँगा तो इक्यावन अंक 5 बनेगा बनेगा, 2 0 को हटाने के बाद भी, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
आराम से सॉल्व कर लेना, मैं बता देता हूँ, वैसे कोई बात नहीं। 19 बड़ी 95 9 से लगी, 19 से कम 19, 19 और 9 कितने होता है 28, यानी कि 28,500 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर कि यदि राधिका ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ में खरीदा और उसने इसे 32,480 में बेचकर 4,800 का लाभ प्राप्त कर लिया, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखो, एक वस्तु को उसने सबसे पहले 20% छूट पर प्राप्त किया, यानी कि मान लो कि 100 का उस पर लिखा हुआ था, 100 रुपये MRP लिखी हुई थी, लेकिन उसने 80 रुपये में उसको खरीद लिया और उसने इसे 32,480 में बेचकर 4800 रुपये का लाभ प्राप्त किया, है ना। तो देखो, सबसे पहले ये देखो कि उसने वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, वो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा रहा है। देखो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात तो 4,800 का उसको प्रॉफिट हुआ है 32,480 पर। अब अगर उसने 32,480 में अगर उसने एक चीज़ को बेचा है, अगर मान लो कि मेरे पास 10 रुपये का पेन है, मतलब 10 रुपये का पेन है और मैं उसे 20 में बेच रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ 10 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। आप बोलेंगे 20 माइनस का 10, जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं उसमें से मेरी क्या बोलते हैं, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस में से अगर मैं अपना प्रॉफिट घटा देता हूँ, तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाता है। यानी कि अगर 32,480 का उसको टोटल उसने सामान बेचा, उसमें 4,800 का तो उसका क्या है प्रॉफिट। अगर मैं से इसको घटा दूंगा तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अगर इसको घटाएंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, 0 8 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ पर बच गए कितने 31, 31 में 4 गए तो कितने बचे मेरे भाई 27, 27,680 जो है उसका क्या रहा होगा। आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस थोड़ी पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका अंकित मूल्य कितना था उस वस्तु का जब राधिका ने उसको खरीदा था। तो देखो 27,680 जो है ना, वो उसने 27,680 रुपये कब खरीदे, जब उसने 20% ऑफ करवाया सामने वाले से। तो ये यानी कि 80% की वैल्यू रही होगी, तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी जा रही है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। काटेंगे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 से 24 होता है और यहाँ पर वैल्यू बनेगी लगभग मैंने 101। ठीक है, काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा, देखो 8 की 24, यहाँ पर बच जाएगा कितना 3 सॉरी 3 6 8 चौके 32, 8 चौके 32 और आपके पास बच जाएगा 4 8, यानी कि 8 3 48 36 सॉरी 34,600 आंसर आएगा इसका। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आसान सवाल था ये भी, लेकिन थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ता है उसमें कि उसको घटाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, वैसे आसान था। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि यदि क्रमिक बट्टे, यानी कि आपको दे रखा है 25%, 20%, 10% के समतुल्य बट्टा कितना होगा। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपको X%, Y% और Z% का अगर एक साथ यहाँ पर क्या नहीं लेना आता, सक्सेसिव लेना नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो कि दो दो का जोड़ा बना लो, दो का जोड़ा बना लो, फिर लास्ट में दो का जोड़ा बन जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको 20% और 10% के दो डिस्काउंट दिए जाए, तो आप उनका सक्सेसिव अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 20 प्लस का 10 माइनस का 20 इंटू 10 ऐसे निकालते हैं, बटे में 100। ठीक बात है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगी 30, 30 माइनस का 2 यानी कि 28%, कितना निकल जाएगा 28%। यानी कि अगर आप एक ग्राहक को बोलो कि भैया मैं तुझे 20% और 10% की दो छूट दे रहा हूँ, और उसी ग्राहक को आप बोलो कि मैं 28% का ऑफ दे रहा हूँ तेरे को, तो बात वही बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब आपका तीसरा जो बट्टा है वो कितना है, 25% का है। तो इन दोनों का अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 25 प्लस का 28 माइनस का 25 इंटू 28 बटा के 100। ठीक है, काटेंगे 4 बार कट जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा पूरा पूरा। तो 28 में 7 गए तो कितने बचे, 21, 21 और 25 कितने होते हैं लगभग 46%। ठीक है, 40% आंसर आ जाएगा दोनों जोड़ने पर। आसान सवाल था। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन सा में दे रखा है, नहीं इस पे दे रखा है, नहीं है नहीं है इस पे नहीं है ना। अगले पे चेक करते हैं कौन से पे है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है आपका। हाँ 138 भी नहीं था, 139, 140, 141, 45, ये रहा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है भाई कि 146वां नंबर का क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अगला, यदि प्रेक्षणों, यानी कि आपको यहाँ पर क्या दे रखे हैं, ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं कि 8 14 18 20 14 15 18 16 और पी का जो बहुलक है वो 18 है। तो इन प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा। सबसे पहले माध्य निकालने से पहले आपको ये पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब पी की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर हिंट दी कि इनका बहुलक 18 है। देखो बहुलक वो होता है जो संख्या, बहुलक वो संख्या होती है जो कि सबसे ज़्यादा बार आती है किसी भी क्रम में, वही बहुलक होती है, आपको पता होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अगर केवल इन्हीं नंबर के हिसाब से देखा जाए तो बहुलक कौन कौन सा हो सकता है। आप बोलेंगे यहाँ पर 14 हो सकता है क्योंकि 14 दो बार आया है, ठीक बात है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, और 18 भी दो बार आया है। तो इन दोनों में तो जंग छिड़ी पड़ी है कि भैया मैं बहुलक बनूंगा, मैं बहुलक बनूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि बहुलक 18 है। अगर बहुलक 18 को बनना है तो भैया एक बार और रिपीट होना पड़ेगा इसको। तो इस पी की जगह होना वो कन्फर्मेटली भैया पी की जगह क्या है, आप बोलेंगे 18, यानी कि पी का मान कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 18 आ जाएगा। ठीक बात है, तो पी का मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है ना। अब आपको निकालना है क्या, अब आपको निकालना है यहाँ पर माध्यक निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, मीडियन निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो करते हैं हम, देखो सबसे पहले 8 आएगा, है ना, फिर आएगा यहाँ पर 14, फिर आएगा 14, फिर आएगा 15, फिर आएगा 15, है ना। 15 कितनी बार है, एक बार है, 14 14 दो बार आ गए, और भैया आपका 15 आ गया, 16 एक बार है,
फिर 18 18 दो 3 बार हो जाएगा, 18 18 और 18 और एक बार है 20। ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक बात है? ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका माध्यक निकालो, माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर ऑफ संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो 9 संख्या जब होती है यानी कि ऑड नंबर जब होता है, जब विषम संख्या होती है तो उनका बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे n प्लस का 1/2 ये वाला नंबर ही होता है, बहुलक का बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो n की जगह कितना रखना है 9, क्योंकि 9 संख्या है टोटल, 9 प्लस 1 10, 10/2 यानी कितना हो जाएगा 5। यानी कि इस क्रम में जो पांचवी संख्या वही हमारी मीडियन है, वही हमारा माध्यक है। तो देखेंगे तो पहला संख्या नहीं, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, तो 16 आपका आंसर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट था बिल्कुल। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्रेक्षण हो यानी कि ऑब्जर्वेशन से दे रखे आपको कितना कि 7, 11, 18, 5, 4, 8 और के का माध्य जो है वो 9 है। तो दिए गए प्रेक्षणों के माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, यानी कि मीन डेविएशन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर के निकालना पड़ेगा। तो के निकालोगे कैसे, देखो माध्य कैसे निकाल जाता है, सभी संख्याओं को योग बटा टोटल नंबर ऑफ संख्या, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो माध्य कितना है 9, अगर आप इन सभी का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो मैं आपको वर्बली करके दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो 7 और 11 कितना होता है 18, 18 18 कितना होता है 36, 36 5 कितना होता है 41, 41 4 कितना होता है 45, 45 8 कितना होता है, आप बोलेंगे 53। तो 53 प्लस का के बटा कितनी संख्या है यहाँ पर, आप बोलेंगे देखो 3 3 6 और 7 संख्या है के समेत, तो ये हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर क्या निकाला है, सबसे पहले के की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ पर 9 7 63, 63 में से अगर 53 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी 10, तो के का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 10 हो जाएगा। ठीक बात है। अब आगे बोल रहा है कि यहाँ पर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करो, तो माध्य विचलन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं। देखो माध्य विचलन निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है एक्स माइनस का एक्स आई, है ना, और ये वाला फॉर्मूला होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तो भैया आपका माध्य जो क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि आपके पास एक्स क्या है, जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवें, इसको आपको माध्य में से घटाना और उसका मॉडुलस लेना है, यानी कि आपको अगर घटाने पर नेगेटिव नंबर भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बना ले रहा है। मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो पहली संख्या कितनी है 7, 7 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो माइनस का 2 बचेगा, लेकिन इसको पॉजिटिव कंसिडर करना है तो 2 आ जाएगा। 7 11 में से 9 घटाऊंगा तो कितना वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे 2 बच जाएगा। 18 में से 9 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, 9 बचेगी। 5 में से 9 घटाऊंगा तो माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4 बनेगा। अगर 4 में से 9 घटाऊंगा तो माइनस का 5 यानी कि प्लस का 5 बचेगा, और 8 में से 9 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे -1 बचेगी, लेकिन इसको प्लस की तरह 1 की तरह कंसिडर करेंगे। यहाँ पर की वैल्यू है 10, 10 में से अगर 9 घटाऊंगा तो कितना बनेगा, आप बोलेंगे प्लस का 1 बचेगा। बस आपको इन सबका सम कर लिया। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टोटल संख्या से आपको भाग देना है। तो टोटल संख्या कितनी थी हमारी, आप बोलेंगे 7 थी, तो बट्टे में 7 कर दो बस। यही आपका क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन आ जाएगा। जो फॉर्मूला पढ़ के गए हैं उनके लिए बढ़िया चीज़ है, जो नहीं पढ़ के गए भैया वो सॉल्व कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए बेसिकली बात है। तो आपको इन सबको सम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं, 2 2 4 4 9 13, 13 4 17, 17 5 22, 23 24, तो 24/7 यानी कितना आ जाएगा, 7 3 21, 7 3 21, 3 सही 3/7। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, ये आंसर है इसका। आराम से कर लेना, फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए तभी आंसर कर पाओगे। अगला जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाला है भैया, देखो मैं बताता हूँ इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि पतंग के लिए आपको बताना है कौन सा कथन सदैव सत्य होता है। तो भैया पतंग जो होती है ना, वो आपके कुछ इस प्रकार से होती है ना, विषम बहु चतुर्भुज होती है एक तरीके से। तो ऐसी होती है पतंग, कुछ है ना, ऐसी होती है ना, ऐसी, हाँ भाई ऐसी होती है। तो भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संभव सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि सम्मुख भुजाएं तो किसके अंदर बराबर होती है, आप बोलेंगे आयत के अंदर बराबर होती है, ठीक बात है। वर्ग के अंदर बराबर होती है, लेकिन भैया इसके अंदर तो कतई नहीं होती। तो मैं ये बात तो दावे के साथ बोल सकता हूँ कि पहला जो ऑप्शन है वो तो गलत है, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो अगर आप डायगोनल को इसमें देखोगे तो हमेशा 90 डिग्री पे काटेंगे, तो बात तो ठीक है, यानी कि दूसरा तो होगा ही होगा। यानी कि भैया दूसरा तो होगा ही होगा, जो समय दे रखा है, यानी कि दूसरा तो कन्फर्मेटली आपको यहाँ पर चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। अगला, सम्मुख कोण संपूरक होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो कि ये वाला जो कोण है अगर आप देख पाएँगे तो ये दोनों जो कोण है, ये 90 डिग्री से दोनों ही छोटे हैं, और या फिर 90 डिग्री से दोनों ही बड़े हो सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया इन सबका टोटल सम जो होगा, यानी कि आमने-सामने वाले कोण जो होंगे वो संपूरक कोण ही होंगे। संपूरक कोण किसमें होता है? जैसे अगर आप मान लो कि चक्रीय चतुर्भुज होता है ना, उसके अंदर संपूरक कोण होता है, यानी कि आमने-सामने वाले जो कोण होते हैं उन सब उनका टोटल सम जो होता है, अगर ये एक्स कोण है और ये वाई कोण है तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है, लेकिन वैसे नहीं होता, है ना? यानी कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत है। फोर्थ को देखते हैं, अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप किसी भी चतुर्भुज की चारों कोणों को अगर आप जोड़ोगे, अंतःकोणों को जोड़ोगे तो आपके पास टोटल वैल्यू 360 डिग्री आएगी, जो कि बिल्कुल सही बात है। यानी कि भैया ऑप्शन 4 भी ठीक है, यानी कि सेकंड और 4 करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है? मैंने आपको कारण भी बताया है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। ठीक है?
अगले पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भैया वो किससे पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। वो क्या पूछ रहा है? वो बोल रहा है भैया कि 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर पी और क्यू पर काटते हैं। मान लो कि ये 25 सेंटीमीटर का एक सर्किल हो गया, ठीक है, ये एक सर्किल ये हो गया, और दूसरा सर्किल में थोड़ा सा दूसरे कलर से बनाते हैं। ये हो गया भैया दूसरा सर्किल, है ना, ये दूसरा सर्किल हो गया, ये मान लो, है ना, ऐसा है। तो 25 सेंटीमीटर वाला साफ सी बात है छोटा वाला सर्किल होगा, है ना। 25 सेंटीमीटर वाला ये सर्किल है, और 30 सेंटीमीटर वाला दूसरा सर्किल है। ये एक दूसरे को काटता है पी और क्यू पर। ये मान लेते हैं कि ये वाली जो भुजा है ये पी है, और ये पॉइंट जो है वो क्यू है। ये वाला पॉइंट पी है और ये वाला पॉइंट क्यू है, ठीक है। और ये आपस में ये कॉर्ड है ना, यानी कि उभरने से जब पी क्यू की लंबाई जो है वो 48, यानी कि इस वाली भुजा की लंबाई कितनी रखी है? 48 रखी है। बोल रहा है कि भैया केंद्रों के बीच की दूरी बताओ, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। तो देखो, ये इस प्रकार से मैं बना दूँ, अगर आपने पढ़ा हो तो। देखो, जब केंद्र वाली भुजा उधरेगी ना, तो ये जो बीच वाली भुजा है पी क्यू, इसको दो बराबर भागों में मार देगी, यानी कि आधी जो, अगर मैं ऊपर बीच वाला सेंटर ओ मानूँ ना, तो पी ओ की लंबाई जो होगी और ओ क्यू की लंबाई होगी वो बराबर होगी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 24, है ना। 48 की है तो 24 हो जाएगी। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। और अगर इसका सेंटर ए है और इसका सेंटर बी है, तो बोल रहा है कि छोटे वाले जो त्रिभुज है, छोटा वाला जो, सॉरी, वृत्त है, उसकी जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है, तो 25 मैंने यहाँ पे लिख दिया इसकी रेडियस। और इसकी जो रेडियस है इस बड़े वाले की वो कितनी है? आप बोलेंगे 30 सेंटीमीटर है, ये 30 मान लो, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की भुजा निकालो। तो क्या आप यहाँ पर पाइथागोरस नहीं लगा सकते? लगा लो। देखो, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ए पी का स्क्वायर, है ना, वो बराबर होगा किसके अंदर? अगर मैं ओ त्रिभुज ओ पी ए के अंदर बात करूँ, ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस का पी ओ का स्क्वायर, ठीक बात है। तो अगर आप देखेंगे तो ए पी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। 25 के स्क्वायर में से अगर आप 24 का स्क्वायर घटाओगे ना, तो आपके पास पी ओ की ओ ए की वैल्यू आएगी 7। अब मैंने ऐसे वर्बली कैसे बता दिए इस क्वेश्चन को, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है ना। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। देखो, 25 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। 25 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस का बी। 25 में 24 घटाओगे एक बचेगा, और 25 प्लस का 24 करोगे 49 आएगा। दोनों का रूट लोगे तो एक और 49 का रूट कितना होता है? आप बोलेंगे 7 ही होता है, तो 7 आ जाएगी, यानी कि ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब हमें निकालनी है इस प्रकार से ओ बी की वैल्यू। तो त्रिभुज अगर आप ओ पी बी के अंदर देखोगे तो सेम केस बनेगा। पी बी की जो लंबाई होगी, है ना, पी बी की जो लंबाई होगी वो ओ बी का स्क्वायर प्लस का किसकी वैल्यू होगी? आप बोलेंगे ओ बी का स्क्वायर प्लस का ओ पी का स्क्वायर वैल्यू बनेगी। यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, तो आपको क्या निकालना है? अब यहाँ पर ओ बी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? 30 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर, ठीक बात है। तो 30 माइनस का 24 कितना होता है? 6, और 30 प्लस का 24 कितना होता है? आप बोलेंगे 54 होता है ना। बराबर कितना चल रहा है? ओ बी चल रहा है। अब इसको हटा देता हूँ नीचे वाले को, है ना, इसका कोई जरूरत नहीं है अब। तो ओ बी की वैल्यू अगर आप निकालोगे यहाँ से, तो ओ बी का स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर घटाओगे तो रूट लगाओगे, तो 6 और 54 का स्क्वायर देखोगे तो 6 निकल जाएगा बाहर और 3 निकल जाएगा, यानी कि 18 बन जाएगा। यानी कि ओ बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? आप बोलेंगे 18 बन जाएगी, ठीक बात है ना। 54 इंटू 6 कितना होता है? 6 पंजे 30, 6 चौको 24, यानी 324। 324 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है? 18 होता है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पर 18 ही लिखा है ना। 6 इंटू 3 यानी कि 18, तो 18 आ जाएगा। तो आपसे आप यहाँ पर क्या बोल रहा है? आपसे यहाँ पर बोल रहा है भैया कि केंद्रों के बीच की दूरी बताओ। तो हमारे जीवन का मकसद क्या था कि भैया ए बी की लंबाई बतानी है। तो ए बी किस किस से मिलकर बनी हुई है? आप बोलेंगे यहाँ पर ओ ए से और ओ बी से मिलकर बनी हुई है। तो ओ ए की वैल्यू मैंने 7 बता दी, ओ बी की वैल्यू कितनी बता दी? 18। तो 18 7 कितना होता है? 25, तो 25 आंसर आ जाएगा आपका। 25 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है, तो यही आंसर है बस, है ना। थोड़ा सा पता होना चाहिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया भैया 149वां। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अगला, है ना, फिर सॉल्व करते हैं उसको। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है भैया आपका 153वां। 153वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 153 बोल रहा है भैया कि इथेनॉल और पानी का मिश्रण वाले दो बर्तन है ए और बी, जिसमें रेशियो दे रखा है। इथेनॉल को मैं लिख दे रहा हूँ ई, और वाटर को लिख रहा हूँ, पानी को डब्लू से। एक साइड जो है आप क्या करो, इथेनॉल और पानी का अनुपात ले लो ना, तो ऐसे सही हो जाएगा। देखो, आप क्या करो कि इथेनॉल है ना, और ये जो है ये भैया पानी है, यानी कि वाटर है। ये 5:2 है, तो इसको 5:7 लिख दूँ। अगर मैं केवल और केवल इसका रेशियो लिखना चाहूँ, इथेनॉल का रेशियो लिखना चाहूँ, तो ए पात्र में, और बी पात्र में देखूँ तो मैं 7:13 लिख दूँ इसको। मतलब अगर 7 टोटल हिस्सा है तो उसमें 5 हिस्सा किसका है? आप बोलेंगे इथेनॉल का है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपको टोटल मिश्रण किस किस रेशियो में प्राप्त करना है? आप बोलेंगे 8:5 में प्राप्त करना है, यानी कि 8/13 लिख दूँ मैं इसको, ठीक बात है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ए और बी का अनुपात बताओ। तो ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा? ये वाला अनुपात हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, नीचे से 13 हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, सभी में 13 इंटू कर देता हूँ।
है ना, 13 इंटू कर देता हूँ, ये 13 इंटू कर दिया, यहाँ 13 इंटू कर दिया, है ना। और यहाँ पर भी मेरे को 7 हटाना है, तो सब में 7 से और इंटू कर देते हैं, ये 7 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो बट्टे में 13 भी कट जाएगा आपका और 7 भी कट जाएगा, ये 13 से 13 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि कितनी वैल्यू बनेगी, 13 पंजे 65, यहाँ पर वैल्यू बनेगी 7 7 49, और यहाँ पर वैल्यू बनेगी कितनी, और 856, यहाँ पर वैल्यू बनेगी 56, यानी कि इसको काटने पर कितना बना, यहाँ पर वैल्यू बनेगी 6 और 1 7, और यहाँ पर वैल्यू बन गई 8 7 56, ओ सॉरी 4 5 9, 7:9। हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ आया होगा, सबसे बात है, एलिगेशन लगाया है, आंसर आ जाएगा, 7:9 आ जाएगा, है ना, 7:9 आ जाएगा, 7:9, ऑप्शन बी, ठीक है ना। थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाली चीज़ थी, यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि भैया ये वाला मेथड लगेगा यहाँ पर। अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर कि आरोही क्रम में लगी 15 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो ए है। इनमें से अगर पहली 11 संख्या को औसत निकालना हो तो कितना निकलेगा। देखो भैया, मान लो कि हर संख्या जो है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आरोही क्रम में अगर मैं 1 से 10 तक की संख्या लिखता हूँ और मुझे अगर इसका एवरेज निकालना है, तो मैं कैसे निकालता हूँ? तो देखो, सबसे पहले आपको सब निकालना पड़ता है और बटे में टोटल संख्या निकालनी पड़ती है। यानी कि अगर मैं आपको जनरली एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर मान लो कि n संख्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला कितना होता है? आप बोलेंगे n n प्लस का 1/2, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला। अगर मुझे अब इसका औसत निकालना है, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ संख्याओं का n का भाग देना पड़ेगा, तो n से n कट जाएगा, यानी कि औसत का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे n प्लस 1/100, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, ये आपको क्या होता है? नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो 15 क्रमांकित संख्याओं का अगर औसत a है ना? अगर इसकी वैल्यू a है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अगर पहली 11 संख्या को औसत निकाला जाए, तो पहली 11 संख्या को औसत कैसे निकालोगे? n प्लस का 1/2, यानी कि अगर देखो, मैं मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर पहली 15 क्रमांक संख्याओं का औसत निकालोगे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 15, 15 प्लस 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 16/2, यानी कि 8, यानी कितना हो जाएगा? 8, यानी कि e की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। अगर 11 संख्या को निकालूंगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 प्लस 1/2, यानी कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 11 1 12, 12/2 यानी कि 6, यानी कि पहली क्रमागत 11 संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 6, और पहली क्रमागत 15 संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 8, यानी कि आपका 11 संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो a से 2 कम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ए किसको डिनोट कर रहा है? बोलेंगे 8 को डिनोट कर रहा है, तो a माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत जो है 62 है, उनमें से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत अंक 74 है और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत अंक 26 है, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, तो आपको पता होगा कि 21 सितंबर की सेकंड शिफ्ट थी किसकी? 4th ग्रेड की, उसके अंदर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये, ठीक है। तो उसके अंदर अगर हमने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को बना पाओगे। देखो, 62 औसत अंक है 40 विद्यार्थियों का, ठीक बात है। जो पास स्टूडेंट थे उनका औसत कितना है? 74, फेल स्टूडेंट का कितना है? आप बोलेंगे 26, एवरेज कितना है? 62। अगर अंतर दिखाएंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? देखो, वैसे काट सकते हो, 200 शब्द है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे निकाल देते हैं। 62 में 26 घटाओगे तो कितनी वैल्यू बनेगी? आप बोलेंगे 12 में 6 गए तो 6, और यहाँ पर वैल्यू बनेगी 3, यानी कि 36 बचेगा, है ना। और 74 में से अगर 62 घटाओगे तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 12, कितनी वैल्यू बनेगी? 12, है ना। और इन दोनों को अगर रेशियो निकालोगे तो कितनी वैल्यू बनेगी? आप बोलेंगे 3:1, कितना वैल्यू बनेगी? आप बोलेंगे 3:1 बनेगी, वैल्यू बनेगी, ठीक है। यानी कि आपके पास टोटल पास और फेल विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है? आप बोलेंगे 3:1, और पास और फेल जो विद्यार्थी रहेंगे वो टोटल विद्यार्थी में से रहेंगे। मान लो कि आपकी क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें 50 फेल हो गए और 50 पास हो गए, तो फेल और पास पास को अगर मैं जोड़ दूंगा तो टोटल बस बच्चे निकल जाएंगे जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो टोटल क्लास में बच्चे कितने दे रखे हैं? आप बोलेंगे 40 दे रखे हैं, और उनका रेशियो कितना दे रखा है? हमें 4 दे रखा है। बोल रहा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? तो अनुत्तीर्ण कितना है? आप बोलेंगे 1 बच्चा है, यानी कि 1 रेशियो में, तो ये आ जाएगा। तो 40 में 4 का भाग दोगे तो कितने आ जाएगी वैल्यू आपके पास यहाँ पर? 10, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन तो भैया आपका ये जीके का आ गया ना। अगले पे चलते हैं। अगला अगर आपको कोई मैथ का क्वेश्चन दे रखा है तो नहीं, खत्म हो गए। ठीक है, तो भैया यही सारे क्वेश्चन थे जो आपसे यहाँ पर पूछे गए थे मैथ के, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ये था आपका वीडियो 2 नवंबर 2025 का पेपर, जो जिसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने आपको उनका सॉल्यूशन बताया है। आई होप अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे कि मैंने कैसे सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।